नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन टी त्रिपाठी और आज अपने YouTube चैनल बिंद स्टडी पॉइंट पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करती है और उसके बाद मैं ये समझाऊंगा कि पूरे भारत के बैंक को कौन सी बैंक रेगुलेट करती है, अर्थात RBI के बारे में मुख्यतः ज़्यादातर वहाँ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानना बहुत आवश्यक है, जैसे भारत में बैंकिंग प्रणाली किस तौर पर कार्य करती है, कौन सी बैंक किस प्रकार की बैंक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंक क्या होता है, और उससे भी पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। जब तक ये अंतर हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अर्थव्यवस्था को समझने में जो है नाकाम रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और उसके बाद है इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक सिद्धांत, मतलब एक थ्योरी होता है, अर्थात सिद्धांत होता है। ठीक, इस सिद्धांत को जो लागू करता है या फिर इस सिद्धांत का जो प्रयोग करता है उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे हमने अर्थशास्त्र में जो है कुछ सिद्धांत बनाए हैं कि हमारे पास जो है 5,000 रुपये हैं, उसे मैं कैसे खर्च करूंगा। तो हमने जो है कैसे खर्च करूंगा जो है ये यहाँ पर जो है तय करूंगा, यहाँ प्लान करूंगा, सिद्धांत बनाऊंगा, थ्योरी बनाऊंगा। लेकिन उस प्लान का उपयोग, उस प्लान का जो है प्रयोग जहाँ करेंगे उसे कहेंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मतलब सिद्धांत का प्रयोग करना है, सिद्धांत का अर्थात यूज ऑफ थ्योरी। ठीक, तो ये दो अंतर था जिसे समझना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में हमने अंतर बताया कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, और वहीं अर्थव्यवस्था क्या है, उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उस सिद्धांत का प्रयोग करता है। ठीक, ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। और मैं इकोनॉमिक्स भी आप सबको पढ़ाऊंगा, जितना भी कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर संक्षेप में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भारत में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में बैंकिंग प्रणाली क्या है। देखिए, भारत में दो प्रकार की बैंकिंग प्रणाली है, एक अनुसूचित बैंक, एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक में ऐसी बैंकें आती हैं जो भारत के में RBI के गठन के समय जो RBI एक्ट है 1934, उसके तहत जो बैंकें दर्ज हैं वो भारत में अनुसूचित बैंकों के तहत जो है उनके आती हैं। हालांकि गैर अनुसूचित बैंक ऐसी बैंक होती हैं जो RBI के अधिनियम में दर्ज नहीं है, और हालांकि अभी तक भारत में ऐसी कोई बैंक नहीं है जो RBI के अधिनियम में दर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से गैर अनुसूचित बैंक की कोई भी शाखा भारत में नहीं है। तो हम अनुसूचित बैंकों की बात करेंगे, क्योंकि अनुसूचित बैंक RBI के एक्ट 1934 में दर्ज है। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुसूचित बैंक कितने प्रकार की होती है। अनुसूचित बैंक दो प्रकार की होती है, एक जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एक अनुसूचित सहकारी बैंक। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं अनुसूचित सहकारी बैंक। अब यहाँ आ गई बात बैंक की, तो बैंक क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बैंक क्या होता है। बैंक उसे कहते हैं कोई ऐसी संस्था जो जमा भी स्वीकार करे, जमा अर्थात डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, तथा प्रतिभूति लेकर ऋण भी प्रदान करे। ऐसी संस्था को हम बैंक कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी बैंक, जैसे हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं और वहाँ हम 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, अब हमें जो है इमरजेंसी में 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हमें क्या बैंक के पास क्या लेकर जाना पड़ेगा, प्रतिभूति लेकर जाना पड़ेगा। प्रतिभूति क्या हो सकती है, जैसे आपने गांव में सुना होगा गहन रखना,
हमें पैसे की आवश्यकता है, हमारे पास सोना है, चांदी है, साइकिल है, बाइक है, बस है, जो कुछ भी है उसको हम ले जाके उसके यहाँ रख देते हैं, बोलते हैं भैया हमको जो है आप इतने पैसे दे दो, जब मैं आपकी पैसे लौटाऊंगा तो मुझे ये मेरा सामान दे देना। उसी को कहते हैं प्रतिभूति। तो ये प्रतिभूति लेकर ऋण देना और जमा स्वीकार करना, ये दोनों क्रिया जो है कोई भी संस्था अगर ये काम करती है तो क्या कहलाएगी? बैंक। ठीक। यदि कोई संस्था इन दोनों में से केवल एक कार्य करती है, या तो वो जमा स्वीकार करती है या फिर ऋण देती है, दोनों में से कोई एक काम करती है, तो वो संस्था क्या कहलाएगी? एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन ठीक है। तो भारत में भी एनबीएफसी बैंकों की संख्या है, उसके बारे में आप कमेंट में हमें बताइए, और एनबीएफसी बैंक के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं वो सब मुझे बताइए। हमने बताया बैंक क्या होता है, ऐसी संस्था जो जमा भी स्वीकार करे और ऋण भी प्रदान करे। और एनबीएफसी क्या होता है? ऐसी संस्था जो या तो सिर्फ ऋण देता है या फिर सिर्फ जमा स्वीकार करता है। तो दोनों में से एक काम करने वाला क्या कहलाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बैंकों में के बारे में शॉर्टकट के रूप में बताया है। मुझे मालूम है कि अब आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि बैंक क्या होती है। फिर मैं अपने पिछले टॉपिक पे आता हूँ कि बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की बैंकें हैं, एक अनुसूचित बैंक, एक गैर अनुसूचित बैंक। और अनुसूचित बैंक में ऐसी बैंकें शामिल हैं जो आरबीआई के एक्ट में दर्ज हैं और जो आरबीआई के एक्ट में शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की बैंकें होती हैं, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एक अनुसूचित सहकारी बैंक। तो हम दोनों पर ध्यान देते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो होती है ये अपने लाभ के लिए काम करती है, ये बैंक केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जो है बैंक होती है। और ये विदेशी बैंक भी हो सकती है एफडीआई की तरह, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकती है। ठीक है। इस प्रकार की बैंकें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगी जो आरबीआई के एक्ट 1934 में दर्ज हैं। और दूसरी बात देखेंगे कि अनुसूचित सहकारी बैंक, जो बैंक सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो है आरबीआई के दिशा निर्देशन का पालन करती है, जो बैंक सरकारी योजनाओं को लागू करती हैं तथा आरबीआई के निर्देश पर, अर्थात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पर, ऐसे बैंक को जो है अनुसूचित सहकारी बैंक कहा जाता है। जैसे एससीबी लिखा है यहाँ पर, एससीबी मतलब है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सहकारी, और स्टेट का मतलब है राज्य सहकारी बैंक। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे डीसीबीबी, डीसीबीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, या फिर कह सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक कॉरपोरेशन, बैंक कोऑपरेटिव। ठीक, कोऑपरेटिव। तो ये कह सकते हैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। ये बैंकें अनुसूचित सहकारी बैंक के तहत आती हैं। और तीसरी वो बैंकें आती हैं जो प्राथमिक शॉक एजेंसी, जो प्राइमरी स्तर पर ऋण देती हैं, जो प्राइमरी स्तर पर ऋण प्रदान करती हैं, ऐसी बैंकों को हम कहते हैं पीसीए, प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी। ठीक है, प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी अर्थात हिंदी में कहेंगे प्राथमिक साख एजेंसी। इस प्रकार से हमने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित सहकारी बैंकों के मध्य अंतर भी बताया आपको, और साथ साथ इन दोनों के बारे में मैं ये भी बताया कि ये किस प्रकार से काम करती है। ये अपने लाभ के लिए काम करती है, ये सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए काम करती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, जबकि ये जो है राज्य सहकारी बैंक है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, तथा प्राथमिक शाख एजेंसी ग्रामीण लेवल पर भी बैंक है। और इसी के साथ विदेशी बैंक भी है, इसमें है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी है। मुझे लगता है प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक विकास खंड में इस प्रकार की एक बैंकें होंगी। मेरे गाँव में भी है, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं ये बैंकिंग सिस्टम आप जितना आज बताया हूँ, मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे अब आरबीआई बताना चाहिए, क्योंकि आरबीआई जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इनको, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है और भारत में जितने बैंक हैं सभी बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। इसलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
हाँ, जैसा कि हम आरबीआई के बारे में बता रहा हूँ और आरबीआई के बारे में जो है आपको बेहतरीन जानकारी दूंगा। मैं आरबीआई के बारे में जो आपको बताऊंगा वो आपको केवल एनसीईआरटी में मिलेगी, किसी भी और किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किताबें लिखना नहीं चाहती हैं। जैसे कि आप कहीं भी आरबीआई के गठन के बारे में बात करेंगे तो आपसे यहाँ की बात नहीं की जाएगी, डायरेक्ट यहाँ की बात की जाएगी। तो सर्वप्रथम आरबीआई अथवा भारत में केंद्रीय बैंक की मांग के लिए किस समिति ने सुझाव दिया? तो सर्वप्रथम चैम्बरलेन समिति ने आरबीआई के गठन के लिए अनुशंसा की। लेकिन 1914 में जब इनकी अनुशंसा को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया, हालांकि उस समय भारत में जो है अंग्रेजों की सरकार थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब उनकी अनुशंसा स्वीकार नहीं हुई, तत्पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिल्टन, हालांकि इनकी अनुशंसा को ही अंग्रेजों ने चुराया था, लेकिन हिल्टन यंग समिति के माध्यम से 1920 और 1921, कुछ किताबों में 1920 है, कुछ किताबों में 1921 है, तो दोनों बातें आप याद रखिए। हिल्टन यंग समिति का गठन 1920-21 में हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1926 में पेश की। हालांकि 6 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? जो 1914 में चैम्बरलेन समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसी तरह से इन्होंने कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। किसने कहा? हिल्टन यंग समिति ने। फिर तब 1930 में भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक जांच समिति के आधार पर केंद्रीय बैंक जांच समिति एक समिति बनाई, कमेटी बनाई एक्शन लेने के लिए कि हम बात करो क्या ये सही कह रहा है। फिर उसने एक समिति बनाई, उसके आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 बना। पहले तो उसे एक्ट 1934 कहते थे, फिर बाद में जब बैंक का गठन हुआ तो उसे आरबीआई एक्ट 1934 कहा जाने लगा। इसके उपरांत क्या हुआ? इसके उपरांत जो है 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की गठन हुई, जिसका हेडक्वार्टर उस समय कोलकाता में बनाया गया। उसके बाद मुंबई स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं आरबीआई का सब जो है उस समय कितने मेंबर होते थे। उस समय भाई आरबीआई में टोटल जो है 21 मेंबर होते थे और आज भी लगभग इतना ही है। तो सबसे एक गवर्नर होता था और 4 डिप्टी गवर्नर होते थे, तथा 2 मेंबर वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तथा 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वहीं 4 मेंबर निदेशक स्थानीय बोर्डों के लिए जो है नियुक्त किए जाते थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय बोर्ड कौन कौन से थे, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि 4 स्थानीय बोर्ड थे। सबसे पहले था मुंबई, दूसरा था कोलकाता, तीसरा था न्यू दिल्ली, चौथा था मद्रास। ठीक, ये 4 स्थानीय बोर्ड थे, मतलब स्थानीय कार्यालय थे। ठीक है, रीजनल ऑफिस थे इनके, किसके? आरबीआई के। इसके अनुसार अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का। आप कमेंट में बताइए हमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला गवर्नर कौन था। सबसे पहला गवर्नर था ओसबर्न स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ये बहुत बड़े जो है अर्थशास्त्री थे और इनका फोटो आपके फ्लैश पर दिख रहा है। ये हमारे जो है आरबीआई के सबसे पहले जो है गवर्नर थे। इसके बाद अच्छा आपसे पूछा जाएगा प्रथम भारतीय जो है आरबीआई का गवर्नर कौन था। तो प्रथम भारतीय आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख थे। जिनका नाम और फोटो दोनों जो है फ्लैश हो रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके साथ हमने आपको ये सारी बातें बता दी। जब आरबीआई का गठन हुआ था, एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आरबीआई का गठन हुआ था भाई, जब हम कोई दुकान खोलते हैं या फिर जब हम कोई संस्था खोलेंगे तो हमारे पास कुछ पूंजी होनी चाहिए। तो उस प्रकार से आरबीआई का जब गठन हुआ था तो इसके पास 5 करोड़ रुपए की पूंजी थी। कितना? 5 करोड़ रुपए की जो है निजी निवेश था। इसे निजी निवेश भी कहते हैं। ठीक है, और आरबीआई का लेखांकन वर्ष कब से कब होता है? आरबीआई का लेखांकन वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखांकन वर्ष होता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है कि आरबीआई जो है 1948 तक पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान
म्यांमार, पाकिस्तान, म्यांमार तथा भारत तीनों का केंद्रीय बैंक के रूप में, तीनों का केंद्रीय बैंकों की भूमिका निभाती थी। ठीक है, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से जो है आरबीआई ने 1948 से पाकिस्तान और म्यांमार की जो है भूमिका निभाना बंद कर दिया, अर्थात ये केवल इंडिया का ही जो है, केवल भारत का जो है ये केंद्रीय बैंक रह गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीआई द्वारा जो है जारी किए गए नोट तथा और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोट, मतलब किस प्रकार से करेंसी सिस्टम भारत में किस प्रकार काम करती है, उसकी चर्चा करेंगे। और ये करेंसी कहाँ बनती है, बस छोटा सा जो है एक टॉपिक और है, इसके बाद ये जो है बैंकिंग का सेकंड वीडियो आएगा। तो अभी हम बात करते हैं जो है करेंसी के बारे में, जिसमें कॉइन होगा और नोट्स के बारे में, दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर दिखने लगा है कि करेंसीज के बारे में हमने आपको बताया था कि हम सिक्कों के बारे में बताएंगे तथा नोट के बारे में बताएंगे, और कौन सी चीज़ कहाँ छपती है, कौन सी चीज़ पर कौन जारी करता है, कौन हस्ताक्षर करता है। तो सबसे पहले हम सिक्के की बात करते हैं, सिक्कों की बात करते हैं। तो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का जो है YF है, मतलब फाइनेंस मंत्रालय द्वारा जो है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 10 रुपये का सिक्का आरबीआई द्वारा निर्माण किया जाता है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नोटों की बात करते हैं। तो 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण किया जाता है, जबकि केंद्रीय वित्त सचिव द्वारा सिग्नेचर किया जाता है या जारी किया जाता है। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है, यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। तो आप गवर्नर नहीं बताएंगे, आप शशिकांत दास नहीं बोलना है, आपको सीधे बोलना है कि भारत के केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर किया जाता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, जबकि 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, इन सभी नोटों पर गवर्नर द्वारा जो है जारी, अर्थात गवर्नर के सिग्नेचर किए जाते हैं, जबकि निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, भारत में नोटों का तथा सिक्कों का जो है छापने की या फिर जो है टकसाल, जो आप टकसाल मतलब जानते हैं, जहाँ सिक्के, मुहर जो है मेडल, गोल्ड मेडल बनाए जाते हैं, ऐसे जो है भारत की खुद की 4 टकसालें हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करिएगा टकसाल क्या होता है, जो पहली बार सुन रहे हैं टकसाल। ठीक, तो जहाँ सिक्कों तथा मेडल, गोल्ड मेडल, इन सभी का जो है निर्माण व जाँच की जाती है। तो सबसे पहला कहाँ है, नोएडा में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा कोलकाता में है और चौथा हैदराबाद में है। इन चारों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ये जानना होगा कि भारत में जो सिक्के बनते हैं, भारत में जो मेडल बनते हैं, या फिर जिस पहलवान को गोल्ड मेडल मिलता है, जिस अधिकारी को गोल्ड मेडल मिलता है, वो कहाँ बनता है, वो बनता है भारत की इन 4 टकसालों पर ही, और 5वां कहीं नहीं बनता है, किसी देश से नहीं आता है। ठीक है, और ये सब हमने बता दिया आपको नोट क्या है। अब मैं 1 रुपये के नोट का थोड़ा आप सबको इतिहास बताना चाहता हूँ। 1 रुपये के नोट के बारे में जो है जानना उतना ही आवश्यक है जितना मेरे पूरे वीडियो को देखना आवश्यक है, क्योंकि 1 रुपये का नोट जो है भारत के जो है घाटा नियंत्रण करती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है 1 रुपये का इतिहास जो है जानना बहुत ज़रूरी है। जितना आपने इस वीडियो को देखा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 रुपये का आप इतिहास जानें, क्योंकि 1 रुपया क्या करता है, जो है 1 रुपया जो है सरकार इसे घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए निर्माण करती है। अब कैसे करती है ये आप जो है अगले वीडियो में जानेंगे। 1 रुपये के बारे में और बेहतरीन चर्चा करूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ द 1 रुपीज़ नोट देखिए, 1917 में पहली बार इसे जारी किया गया, जो कि 2017 में 100 ईयर पूरा हुआ 1 रुपये के नोट का। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रुपये का नोट का 100वां वर्ष कब मनाया गया। ठीक है, तो 2017 में मनाया गया है, जबकि 1996 में गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया। तब पुनः एनडीए अथवा मोदी सरकार ने 2014 में इसे जारी करना स्टार्ट कर दिया। जब मोदी सरकार ने 2014 में इसे जारी किया, तब इस नोट का रंग बदल दिया, हरा व गुलाबी कर दिया गया 1 रुपये का नोट, जबकि इसके पहले इसका रंग आसमानी रंग था, स्काई ब्लू कलर था। ठीक है, ये दोनों बातें आप जो है याद रखिएगा कि 2014 में 1 रुपये के नोट का रंग जो है
हरा व गुलाबी कर दिया गया, जो अभी भी अनवरत जारी है। जबकि इसके पहले 1917 से और जो 1996 तक जो जारी होता था उसका रंग था आसमानी रंग का, ठीक है। और आरबीआई के पहले गवर्नर की बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, जिनका कार्यकाल था 1935 से लेकर 1937 ईस्वी तक, ठीक है। और सेकेंड आरबीआई के गवर्नर थे जेम्स टेलर, इनका कार्यकाल था 1937 से 1943 ईस्वी तक। फिर उसके बाद बात करते हैं आरबीआई के थर्ड अथवा पहले आज़ाद भारत के पहले सीडी देशमुख, या फिर पहले कह सकते हैं पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये जो है 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद बात करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ऑलरेडी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के जो है नेता थे और प्रधानमंत्री भी थे 10 साल, तो वे जो है बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं और बहुत ही अच्छे, मेरे अब तक के फेवरेट जो है गवर्नर रहे हैं। और उन्होंने जो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मनमोहन सिंह जी ने ही लेके आया था। इनका जो है कार्यकाल है 1982 से 1985 तक, ठीक। उसके बाद 23वें आपके जो है गवर्नर हैं रघुराम राजन जी। ये भी बहुत अच्छे जो है बहुत ही अच्छे जो है गवर्नर थे। और उसके बाद 24वें नंबर पे थे उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी भी एक अच्छे गवर्नर थे। और 25वें अर्थात वर्तमान में शशिकांत दास जी जो है भारत के गवर्नर हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आपको आरबीआई के बारे में तथा बैंकिंग व्यवस्था के बारे में एवं इकोनॉमिक्स व इकोनॉमी के बीच क्या अंतर है ये सब बताने की कोशिश किया हूँ। और ये मेरा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो है और कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो इससे बेहतरीन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ हमने आपको पूरी बातें बता दी है इस वीडियो में। लगभग इतनी बातों से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। हमने बताया आपको कि इकोनॉमिक्स व इकोनॉमी में अंतर क्या है। उसके बाद हमने बताया कि भारत में बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करती है, 2 प्रकार से कार्य करती है, अनुसूचित बैंकिंग सिस्टम और फिर उसके बाद गैर अनुसूचित बैंकिंग सिस्टम। अनुसूचित बैंकिंग सिस्टम वो है जो आरबीआई के एक्ट 1934 में सभी जो बैंकें दर्ज हैं वो अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आती हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक ऐसी बैंक होती हैं जो आरबीआई के एक्ट 1934 में दर्ज नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार की भारत में कोई भी बैंक नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है अनुसूचित बैंकों पर। अनुसूचित बैंकें 2 प्रकार की होती हैं, एक जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होती है, एक जो है अनुसूचित सहकारी बैंक होती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत क्या है, ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है समाज सेवी के रूप में भूमिका निभाती है, अर्थात ये जो है सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक होती है। ये जो है विदेशी बैंक हो सकती है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो है हो सकती है विदेशी बैंक हो जाती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकती है। और जबकि अनुसूचित सहकारी बैंक ऐसी बैंकें हो सकती हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देश अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश में काम करती हैं, अर्थात सरकारी योजनाओं को लागू करती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ हो गए, किसानों को ऋण देना हो गया। इस प्रकार की कार्य अनुसूचित सहकारी बैंक के माध्यम से होता है। और इसके साथ साथ इसके ये जो है 2-3 चीज़ों पर ध्यान देती है, एससीबी मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद ये ध्यान देती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उसके बाद ये पीसीबी अर्थात प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो है बात करती है। पीसीए प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी, प्राथमिक साख केंद्र या फिर एजेंसी। इस तरह से हम जो है आप सभी से जो है विदा लेना चाहेंगे। और हमारा चैनल है बिंद स्टडी पॉइंट, यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी मुझसे त्रुटि होती है तो कमेंट में बताने का कष्ट करें। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हम अपने अंदर सुधार कैसे लेके आएंगे, ठीक है। और जो भी हमसे गलती होती है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा। हम और बेहतर सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।